नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि की। तो मित्रों, जो वैचारिक पृष्ठभूमि है ये नेट जेआरएफ इकाई 4 में इसका वर्णन है और स्त्री विमर्श इसका आज का टॉपिक है। एनटीए नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं मास्टर कैडर, फर्स्ट ग्रेड, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी में भी ये टॉपिक जो है यहाँ से प्रश्न भली प्रकार पूछे जाते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पीडीएफ की जानकारी भी प्राप्त होगी। जो नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर उस बैच के लिए भी आप हमारे इस कांटेक्ट नंबर से ही संपर्क करके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए। इस स्त्री विमर्श टॉपिक पे क्या चर्चा हम कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति बात करें, बहुत कुछ सुधरने के बाद भी जो स्थितियां हैं वो उतनी की उतनी ही जंगम बनी हुई हैं। जी हाँ, बाहरी आवरण की बात करें परंतु जो आंतरिक आवरण है वह आज भी पुरुष प्राधान्य जीवन की ही अभिव्यक्ति करता है। जैसी हम इस समय वर्तमान स्थिति परिस्थितियों को देख रहे हैं, फिर भी बहरहाल जो ऋग्वेद से चली आ रही परंपरा जिसमें स्त्री को भोग वासना की वस्तु के रूप में ही देखा जाता है, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा अगर हम आधुनिकता की बात करें तो परिवेश बदला हुआ है। तो इसी जन जागरूकता की बात करने के साथ साथ हम कुछ जो स्त्री विमर्श पर टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, ये विमर्श जो है ये विषय क्यों बनता है, इस पर हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। क्योंकि पुरुष प्राधान्य जो वर्ग है वह अपनी मानसिक विकारों से ग्रसित है, लेकिन फिर भी अगर हम साहित्यिक आंदोलन की बात करें तो स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित ढांचे के रूप में, संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की जाती। यहाँ पे कुछ और नहीं वर्णित किया जा रहा है, यहाँ पे बस उसी प्रकार की बात की जा रही है कि मुक्त करो नारी को, चिरवंदिनी नारी को। या हम प्रसाद की बात करें तो उसमें प्रसाद के समय में भी यह बात कही गई कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो कुछ भी कहा जाए, स्त्री को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे स्थितियों से अभिभूत करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम उसको जकड़ कर रखने की आवश्यकता समझते हैं। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मिता मूलक विमर्शों के भांति ही मुख्य विमर्श रहा, जो कि लिंग विमर्श पर आधारित है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया। मित्रों, पुनः देखते हैं हम, स्त्री विमर्श को फेमिनिज्म कहा गया। और ये फेमिनिज्म, ये अंग्रेजी में फेमिनिज्म जो है, ये हम आज भी जो स्त्री दिवस है या वुमेन्स डे या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने के लिए विश्व स्तर पर इसकी चर्चा परिचर्चा करते हैं। और विश्व स्तर पर हम देखने की जब अभिलाषा रखते हैं तब हम जानते हैं कि कितनी स्थिति आज भी जंगम बनी हुई है। मैं बार बार उस बात को ही रिपीट कर रहा हूँ। इसका पूरा कारण ये है कि जो स्त्री विमर्श है उसका मूलभूत आधार यही है कि स्त्री की स्थिति समाज में वरीयता दी जाए, स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए। इसलिए स्त्री लेखिकाओं का आना और स्त्री विमर्श जैसे साहित्य के लेखन का आवश्यक होना नितांत है। प्रारंभ करते हैं आगे से कुछ और बड़ी चर्चाएं। शुरुआत में हिंदी में इसके लिए नारीवाद या मातृसत्तात्मक शब्द प्रचलन में था, तो नारीवादी विचारधारा या मातृसत्तात्मक शब्द प्रचलन में रहा, जो कि महत्वपूर्ण था। लेकिन नारीवादी साहित्य लेखन की पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। हम इससे भी बिल्कुल मुंह नहीं फेर सकते कि सुमन राजे का जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है वो नारीवादी पद्धति में लिखा हुआ है। 1968 के बाद में यूरोप में एक क्रांति होती है, वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि अभी तक का जो साहित्य था वो पुरुषों के लिए लिखा गया, सुमन राजे जी कह देती हैं, और यूरोप में भी वही स्थितियाँ हैं। तो इस प्रकार मातृसत्तात्मक शब्दों से अब नहीं रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ नारी विमर्श की चर्चा की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं स्त्री विमर्श 20वीं शताब्दी की देन है। जी हाँ, बिल्कुल 20वीं शताब्दी के समय की बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1913 में अगर हम बात करें तो जो हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं लेखन प्रारंभ करते हैं, और उनका जितना भी साहित्य का नाटक का क्षेत्र है वो क्या करता है, वहाँ पे वह नारी पात्रों को एक नए वर्चस्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, बहरहाल हम आधुनिक काल में किस प्रकार से नारी विमर्श की चर्चा होती है उसी की चर्चा कर रहे हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ?
फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बुआ जो हैं, उन्हीं की एक पुस्तक है द सेकंड सेक्स 1949 के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है। तो 1950 यानी भारत आज़ाद हुए 2 वर्ष हो चुका था, हम संविधान के पालन की ओर बढ़ रहे थे। तो ये जो सिमोन द बुआ के द सेकंड सेक्स है, इसमें जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बताई गई, उसमें उसके ही जो नारी विमर्श है उसका कहीं ना कहीं एक हमें भाग या ऐसी परिचर्चा जिसको कहने से आज भी लोग डरते हैं या सकुचाते हैं, उसको खुल करके इस पुस्तक में वर्णित किया गया। और इसके बाद से, क्योंकि जब हम द सेकंड सेक्स की बात कर रहे हैं, इसका अनुवाद भी हमारे द्वारा किया गया, हमारे भारतीय साहित्य में किया गया। इसके अलावा अगर हम नारी विमर्श की चर्चा करें तो हम मनोविश्लेषणवादी विचारधारा में जी रहे थे। 1943 की बात करें जब हम तारसप्तक की, तो तारसप्तकों के समय में स्त्री संबंधों की चर्चा की जा रही थी, स्त्री पुरुष संबंधों की चर्चा की जा रही थी, हम मनोविश्लेषणवादी विचारधारा में पल बढ़ रहे थे। कुछ जो मैरी एलमन की पुस्तक है थिंकिंग अबाउट विमन 1968, इसके माध्यम से एक और विचारधारा का प्रचलन होता है। तो 1949 और इसके बीच में लगभग 20 वर्ष का समय अंतराल भी है, लेकिन फिर भी 1968 के बाद से जो वर्तमान समय था 1968 के आसपास का, तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी वह भी इंदिरा गांधी थी, यानी यहाँ वर्चस्व भी इस प्रकार का था। तो कुछ न कुछ प्रेरणा स्रोत के रूप में भी रहा और स्त्री विमर्श आगे प्रखर मुखर होता गया। और इसी समय भारतीय साहित्य में लेखिकाओं का एक बड़ा सा हुजूम प्रारंभ हो जाता है, जिसमें कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी जैसे लेखक जो हैं अपने प्रचुर मात्रा में लेखन प्रारंभ कर देते हैं। फिर हम देखते हैं आगे। जी हाँ, कुछ मैंने पौराणिक आख्यान रखे हुए हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो मनुस्मृति में कहा गया कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति कहते हैं कीर्ति श्री वाक्यम नारीणाम स्मृति मेघा घृति क्षमा। ये श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया, मुक्त करो नारी को, चिरबंदिनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से, जनने सखी प्यारी को। देखिए ये जो पौराणिक आख्यान है वहां पर भी मिलता है हमें कि निर्मम कारा से और युग युग की, तो युग युग से ये पुकार आती जा रही है कि यहाँ पर एक जो कैदी बना करके जिसको रखा जा रहा है, अब उसको मुक्ति करने का समय आ चुका है। देखते हैं फिर प्रसाद जी भी वह कहते हैं जो उनको कहना चाहिए था जिस समय जिस आज़ादी की होड़ में नारी अपने प्रचुर मात्रा में थी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पियो स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिल्मों को लेकर साहित्य तक, परिवार से लेकर समाज तक, स्त्रियों से के लिए बदलाव का हर दौर अलग था। ये उसी अभिभूत इसी समय की लेखिका है नासिरा शर्मा। 2017 के पारिजात पर उनको साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला और इसी में यह जो चर्चा हो रही है उसमें उन्होंने कहा 1968 भारतीय सिनेमा का भी दौर था। 1968 उस समय की स्थितियां परिस्थितियों की बात करें तो भारत में औद्योगिकरण विकास भी हो रहा था। तो इन सभी में नारी का जो भाग था, सहभागिता थी, वह बनी हुई थी। फिर भी एक आवश्यकता थी उनको सजग बनाने की, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर हम ऐसी जो मेधा थी उसकी बात करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं मध्यवर्गीय स्त्री का पूरा संघर्ष दैहिक स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक स्वतंत्रता तक सिमटा हुआ है। अब ये दैहिक स्वतंत्रता क्या है? वही भोग लिप्सा, वही भोग वासना जिसके कारण उसको एक सकुचित दृष्टि से देखने का नजरिया लोगों का रहा, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता तक सिमटा हुआ था। दोनों ही परिस्थितियां से उस वह जूझने को मिल रहा था। जैविक संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो लैंगिक भेद को सही मानने और गलत मानने का मूल वर्गीय आधार से ही नाभिनाल संबद्ध है और ये नाभिनाल की ही चर्चा ये मिल रही थी। अब हम देखते हैं एनी बेसेंट की कुछ कथन। ये कथनों से माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां और किस प्रकार की क्रांति या आक्रोश लोगों में रहा। पुरुष का अधिकार एक स्वीकार्य सिद्धांत बन चुका था, परंतु दुर्भाग्यवश विश्व के विशेष दृष्टिकोण में वह केवल पुरुषों का अधिकार है। ये जो कहा गया, ये एनी बेसेंट जी के द्वारा कहा गया, नारीवाद पुरुषों का नहीं, उनकी मानवीयता घटाने वाले उस छद्म का प्रतिकार करता है जो मर्दानगी के नाम पर गढ़ा गया। और ये मर्दानगी वाला जो छद्म है जिसको कहा जाता है और वर्चस्व की जो एक प्रेरणार्थक जो कोटि है जिसके अंतर्गत पुरुष प्रधान वर्ग या पुरुष प्रधान समाज की एक परिकल्पना की गई, उसका खंडन और ये उसके प्रति एक चिंता ज्ञापित करने का काम यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार मृणाल पांडे द्वारा किया जाता है।
पुरुष विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश और स्वच्छंद हो जाना नारी मुक्ति नहीं है। चित्रा मुद्गल, एक जमीन अपनी। विभिन्न मानसिकता के दुमुहे समाज की में आज की नारी मात्र वास्तु, मात्र संपत्ति, विनिमय की चीज है। मैत्रेयी पुष्पा, बेतवा बहती रही। इसके बाद में हम बात करेंगे, क्या स्त्रियों का कोई दूसरा ईश्वर पैदा करता है, या यहाँ स्त्री पुरुष के लिए दो नियम हैं? ऐसे चिंताजनक प्रश्नों के साथ हमारे महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रामदरस मिश्र जी भी अपना एक मत देते हैं। औरत बोनसाई का पौधा नहीं है, जब जी चाहे उसकी जड़ें काट कर उसे गमलों में रोप लिया। वह बिना बनाए रखने की साजिश को अस्वीकार भी कर सकती है। और ये कहकर अंकिता सुधांशु एक नवीन अद्यतन चेतना को लेकर के हमारे साहित्य संग्रह में आती हैं। नारी संघर्ष की बात करते हैं। स्वतंत्रता से पहले वह दौर जब समाज की जकड़न और परिवार को नापसंदगी के बावजूद औरतों ने कदम बाहर निकाला। जी हाँ, ये वो क्षेत्र था जिसमें नारी संघर्ष का, क्योंकि नारी संघर्ष जो रहा वो सदैव संघर्ष कह करके हम उसको सटीक शब्द दे सकते हैं, क्योंकि उसका जीवन सदैव संघर्षमयी ही रहा। इस तेवर और त्याग से ने बाद में आने वाली स्त्रियों के लिए राह आसान बनाई। स्त्री विमर्श का पहला अध्याय था जिस पर मोटे अक्षरों से दर्ज था, हमें घर की घुटन नहीं, बाहर की ताज़ा हवा चाहिए। स्त्री के प्रश्न हाशिए के नहीं बल्कि जीवन के केंद्रीय प्रश्न हैं। और मैं इस पंक्ति को एक बार और पढ़ना चाहूँगा कि स्त्री विमर्श का पहला अध्याय था जिस पर मोटे अक्षरों में से दर्ज था, हमें घर की घुटन नहीं, बाहर की ताज़ा हवा चाहिए। बहुत हाईलाइटेड पंक्तियाँ हैं, इनके माध्यम से हमारा स्त्री नारी संघर्ष सब कुछ भली प्रकार दृष्टिगोचर होता है और समझ में आता है कि क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ इनमें रही होंगी। जी हाँ, इसके नारी विमर्श के निष्कर्ष के रूप में पितृसत्तात्मक मनोसंरचना का त्याग करना, ये जो पितृसत्तात्मक है, जहाँ पर अब देखिए कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं। मैंने एक लेख लिखा जिसमें मैंने कहा कि पंछी हूँ पंछी सा उड़ जाने दो, या फिर पंछी हूँ उन्मुक्त गगन उड़ जाने दो। तो ये जो कविता में जो ऐसे प्रकार के प्रस्फुटन आते हैं, इनका पूरा उद्देश्य यही होता है कि यह उन्मुक्त गगन की सैर करना चाहती हैं, इन्हें खुला आसमान देना चाहिए। स्त्री विमर्श के अकादमिक होना, अकादमिक स्तर पर या एकेडमिक लेवल पर, या इस समय वर्तमान में अगर हम बात करें अनुसंधान का एक विषय भी बन रहा है हिंदी साहित्य में। नारी विमर्श, दलित विमर्श, ये दो सबसे प्रचुर और प्रखर टॉपिक हैं। यहाँ पर अध्ययन भी किया जा रहा है स्त्री की देह मुक्ति। देह मुक्त करके हम अगर स्त्री को देखें या उसकी जो यह भावना है इससे अगर निकर करके देखें, तब हम समतावादी समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। सुधा सिंह जी के अनुसार यदि स्त्री की कोई शैली हो सकती है तो वह आत्मीय शैली, और आत्मीयता की भावना से अगर हम देखते हैं तब हम नारी विमर्श के निष्कर्ष की ओर पहुंच सकते हैं और इसके एक उपसंहार की एक अच्छी परिकल्पना कर सकते हैं। अब तक यह प्रयास हमें कुछ महिला लेखिकाओं से, जैसे मैत्रेयी पुष्पा, सुधा अरोड़ा। उपसंहार में जब हम बात करेंगे तब हम जानेंगे कि नारी जागरण की जो पहल है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया उसी से प्रारंभ हो जाती है। तभी से इसके साहित्यिक महत्व की व्याख्या भी हो रही है। जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई या इसके अतिरिक्त कुछ और समाज जो जनजागरूकता की बात कर रहे थे, उनकी अगर हम बात करें, जैसे प्रार्थना समाज था या जो उसमें वर्णन किए गए वो सती प्रथा का विरोध किया गया, घोर विरोध, और इसमें सबसे पहला नाम ही राजा राम मोहन राय का आता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा था विधवा विवाह, जौहर प्रथा का विरोध और विधवा विवाह को प्रश्रय। तो इस प्रकार के तत्वों से हम अगर बात करें तो नारी विमर्श या नारी की स्थिति को और अच्छा बनाने का प्रयास में ये आहुतियाँ दी गईं। तो इसके अतिरिक्त इसके उपरांत आधुनिक कालीन साहित्य में भारतीय युग में नारी विमर्श को लेकर बाला बोधिनी पत्रिका का भी संपादन हुआ। यानी अब क्या हो रहा था, अब ये बाला बोधिनी पत्रिका इसका परिचायक थी कि अब पत्रिकाओं के माध्यम से, या स्पेशली हम इसकी चर्चा कर रहे हैं 1854 की बात करें तो वुड्स डिस्पैच आता है। इसके बाद में कुछ महिला कॉलेजों की भी स्थापना होती है कि उससे उनके शिक्षा व्यवस्था को भी प्रश्रय मिल रहा था, जिसमें अगर हम बात करें तो बैथुन महिला कॉलेज सबसे पहला महिला कॉलेज नाम से बनाया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको आगे लाया जा रहा था, उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति को भी बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा था। तो द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और इसके उपरांत साठोत्तरी तक आते आते नारी विमर्श को पर लेखन और तेज होता गया।
नारी अस्मिता को लेकर लगभग सभी विधाओं में साहित्य लिखा भी गया। नारी विमर्श पर लिखने में नारी का लेखन आत्मीयताजनक और पुरुष का लेखन बौद्धिकता परक रहा, परंतु अभिव्यक्ति यथार्थ ही रही। जी हाँ, अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास हो जाता है, जिसकी हम थोड़ी सी अभिव्यक्ति बताएंगे कि जब नारी विमर्श पर किसी नारी का लेखन होता है तो वो आत्मीयताजनक होता है। उसमें क्या प्राधान्य होता है? आत्मीयता प्रधान होती है। लेकिन वही, क्योंकि अगर हम बात करें तो राजेंद्र यादव जी उन्होंने एक रचना लिखी जिसमें एक पुरुष की नज़र में स्त्री ऐसे करके उन्होंने दृष्टि में, या स्त्री इस तरह से उन्होंने लेखन किया। तो पुरुष जब लेखन करता है, नारी विमर्श की बात करता है, तो वह बौद्धिकता परक रहता है। और ये दोनों ही अभिव्यक्तियाँ जो हैं समाज के यथार्थ का चित्रण करती हैं। इसलिए बिल्कुल ये नारी अस्मिता जो है, नारी विमर्श जो है, यह अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि इसको, विमर्श को कोई विषय नहीं होना चाहिए था, इसको कोई भी विषय देना नहीं चाहिए था, क्योंकि दो ही वर्ग समाज में जीवित हैं, दोनों ही अपने प्रचुर परिवेश में हैं, पुरुष वर्ग और नारी वर्ग। और ये दोनों वर्गों को ही आवश्यकता है एक दूसरे के साथ समन्वयवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा और सामंजस्य बिठाने की। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग या कोई भी जाति यह समझे कि यह जो क्षेत्र है यह पुरुष प्रधान क्षेत्र है, यह क्षेत्र नारी प्रधान क्षेत्र है। दोनों का वर्चस्व है, दोनों ही एक दूसरे के साथ सहभागिता करके ही इस समाज के व्यवस्थित निर्माण में अपनी आहुति, अपना प्रयास कर सकते हैं। तो इसको विषय नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमारे इस समाज की कुछ अपंगताएं हैं जिसके रहते हम इसको विषय देते हैं। और मित्रों, हमारे चैनल के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हिंदी साहित्य का एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम 75 दिनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डेली लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स, MCQs, 45 मिनट की लाइव क्लास, डिस्कशन, सब कुछ मिलेगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। PDF और लाइव क्लासेस की डिटेल्स प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क भी करें। और मित्रों, गुरुचेला एकेडमी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभात मिश्रा, आप सदैव आपके साथ सदैव तत्पर रहूँगा। जी हाँ, स्वागत है।